कारक में आज हमें पढ़ना है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की जो कंडीशन है, संप्रदान कारक, और इस संप्रदान कारक में पहला जो प्रश्न हमें बना वो है, इसमें चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक की, चतुर्थी विभक्ति है, और प्रसर्ग जिसको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, प्रसर्ग है के लिए और साथ। इन दो प्रसर्गों का हम प्रयोग इसमें करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो संप्रदान कारक कहलाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है। दूसरा, जो वस्तु स्वेच्छा से इसी को दी जाए, जिसको वस्तु दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। फोर्थ, जो वस्तु पदार्थ रुचिकर लगे, वहां भी संप्रदान होता है। पांचवा कंडीशन, जो वस्तु दान, दीक्षा, दक्षिणा, भीख, भिक्षा, जो वस्तु दान, दीक्षा, दक्षिणा, भीख, भिक्षा, भेंट, उपहार, गिफ्ट के रूप में दी जाए, जिसको दी जाती है, उसमें संप्रदान कारक होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये 5 कंडीशन हमारी किसकी है, संप्रदान की जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक अपने आप में कारक में चौथा भेद है। इससे पहले आप कर्ता, कर्म, करण 3 पढ़ चुके हो। इसकी ये 5 कंडीशन है और इन 5 कंडीशनों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। राम ने रावण को सीता के लिए मारा। राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई। प्रभात माता जी के लिए दवाई लाया। मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पनीर की सब्जी रुचिकर है। यह पनीर की सब्जी अच्छी लगती है। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी। सेठ जी ने
सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की। ये 8 सेंटेंस हैं और 5 कंडीशन है। एक बार थोड़ा ध्यान से इन चीजों को समझिए। एक तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस देखिए कारक वाला प्रश्न आपसे पूछा जाए, आपको 2 चीज अप्लाई करनी है। एक तो ये देखिए कि वहां हम जो कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं उन कारक चिन्हों के आधार पर उस सेंटेंस को बता सकते हैं कि वो किसका सेंटेंस है, किस कारक से संबंधित है। दूसरी चीज दिमाग में ये रखनी है कि एक ही सेंटेंस में सारे कारक हो सकते हैं, 8 के 8 कारक। राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर युद्ध करते हुए श्रीलंका में बाण से मारा। सारे कारक आ गए। और स्टार्टिंग में जोड़ देता हूँ हे बच्चों, संबोधन कारक। हे बच्चों, राम ने रावण को सीता के लिए लक्ष्मण की सहायता से अयोध्या से जाकर श्रीलंका में युद्ध करते हुए बाण से मारा था। सारे कारक आ गए। तो वहां आपको देखना है जहां ज्यादातर कारक अपने आप में तो आपको ध्यान रखना है तो एक सेंटेंस में सारे कारक हो सकते हैं। दूसरा, उनमें से जो क्रिया से निकट संबंध रखता है, ठीक है, जो क्रिया से निकट संबंध रखता है मुख्य कारक वही होता है, क्योंकि कारक के सेंटेंस में होने की पॉसिबिलिटी कम और ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसी कारक की होने की कब होगी? जब हम क्रिया के साथ उसके निकट संबंध को देखेंगे। दूसरा डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल संप्रदान कारक कहाँ होगा? जिसके लिए कार्य किया जाए वहां होगा, जिसको कोई वस्तु स्वेच्छा से दी जाए, जिसको दी जाती है वहां होगा। और दूसरा कहाँ होगा? जहाँ के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हो, साथ का प्रयोग। जहाँ के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हो, साथ का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। तो सारे आ जाएंगे आपके यहाँ। कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, या शेर से डर लगता है, वो धीरे धीरे सारे जब कारक आप पढ़ोगे अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल संप्रदान कारक पे फोकस कीजिए। एक तो हम के लिए कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसको वस्तु स्वेच्छा से दी जाए। या तो डेफिनेशन अप्लाई करो या कारक चिन्ह देखो। हमने इसमें कारक चिन्ह देखा के लिए, इसमें भी कारक चिन्ह देखा के लिए, लेकिन बाकी जो सेंटेंस है 4 से लेकर 8 तक, उसमें के लिए किसी में भी नहीं है, और फिर भी ये सारे के सारे संप्रदान कारक के उदाहरण है। तो इसका मतलब कई बार तो सेंटेंस में हम कारक चिन्हों से पता कर लेते हैं कि ये सेंटेंस किस कारक से संबंधित है, और कई बार हमें कंडीशन, डेफिनेशन, नियम अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो इसमें के लिए आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रदान कारक का सेंटेंस है। राधा अपनी बहन के लिए साड़ी लाई, के लिए आ गया, ठीक है। प्रभात माता जी के लिए दवाई लाया, के लिए आ गया, तो इसलिए संप्रदान कारक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कार्य किसके लिए हुआ? कार्य हुआ यहाँ पर सीता के लिए, तो जिसके लिए कार्य होता है संप्रदान कारक। कार्य हुआ यहाँ बहन के लिए, जिसके लिए कार्य हुआ संप्रदान कारक। कार्य हुआ यहाँ माता जी के लिए, और जिसके लिए कार्य किया जाता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान किसमें है? राम में, रावण में, सीता में या मारा में? तो राइट आंसर है सीता में। संप्रदान कारक किसमें है? राधा में, बहन में, साड़ी में, या फिर लाई में? राइट आंसर है बहन में। संप्रदान कारक किसमें है? प्रभात में, माता जी में, दवाई में या लाया में? राइट आंसर माता जी। क्यों? जिसके लिए कार्य हुआ उसे संप्रदान कहते हैं। तो एक तो के लिए कारक चिन्ह आ गया, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो संप्रदान कारक। दूसरी कंडीशन अप्लाई, पहली कंडीशन अप्लाई। जो वस्तु स्वेच्छा से किसी को दी जाती है, जिसको वस्तु दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ देखो क्या है, राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, तो गाय दान में दी गई, तो गाय मिली किसको? ब्राह्मणों को। जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान है। भाई गाय दान में दी गई, तो यहाँ ब्राह्मणों में जिसको वस्तु दी जाती है उसमें कारक है। सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, यहाँ गरीबों के लिए कार्य हुआ। भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की, यहाँ नेपाल के लिए कार्य हुआ। यहाँ वस्तु स्वेच्छा से दी जा रही है, यहाँ दान में गाय दी जा रही है, यहाँ गरीबों को कंबल बांटे जा रहे हैं, यहाँ आर्थिक मदद दी जा रही है। स्वेच्छा से है, अपनी मर्जी से। तो जहाँ कोई वस्तु हम स्वेच्छा से अपनी मर्जी से देते हैं, तो फिर हमारा अधिकार नहीं होता है कि उस वस्तु के बदले में कुछ लेने का या उस वस्तु को वापस करने का। मान के चलो आप किसी के बर्थडे में, किसी की शादी में कोई एक बड़ा गिफ्ट लेके गए, और वहां आपने देखा है कि आप पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपके जो दूसरे साथी है उनकी आवभक्त ज्यादा होती है। आप ना खुश होकर वहां से चले आए, मुंह फुला लिया। अगले दिन आप मिलते हो जिसकी शादी में या जिसके जन्मदिन पे आप गए थे, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो गिफ्ट 5,000 का था, वो वापस कर देना, क्योंकि आप मेरे पे तो ध्यान दे नहीं रहे थे, मेरे सम्मान की तो आपने इज्जत रखी नहीं है, आप तो दूसरों को ज्यादा गले मिला रहे थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु एक बार स्वेच्छा से उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में, भेंट भिक्षा के रूप में दी जाती है, तो फिर बदले में उसके कुछ लिया नहीं जाता, उसको वापस नहीं मांगा जाता। मान के चलो कोई आप रास्ते में जा रहे, कोई आपके सामने आया और ऐसे ऐसे करके पेट पे हाथ लगा के, ठीक है, आपसे पैसे मांगने लगा। आपका मेल और फीमेल दो दोस्त हो, ठीक है, इनकी आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं या आपके दूसरे कोई साथी हो सकते हैं। आपने आओ देखा ना, तब पर्स निकाला, 100 रुपया दे दिए निकाल के,
ये सोच के कि आदमी भूखा है, ये रोटी खाएगा। लेकिन आपने जैसे ही उसको 100 रुपया दिया, थोड़ी दूर आप चले, आपने देखी जिसको आपने 100 रुपया दिए थे वो दारू के ठेके पे लाइन लगा के खड़ा हुआ है अपना पौवा लेने के लिए, या जो भी आदत है जो भी आता है दारू का वो लेने के लिए अपना खड़ा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते मैंने खाने के लिए पैसे दिए थे, दारू पीने के लिए नहीं दिए। अब वो उससे बम खरीदे या उससे बंदूक खरीदे, वो उससे दारू खरीदे, क्योंकि आपने भीख में भिक्षा में पैसे दिए हैं तो आप उससे वापस नहीं ले सकते। अगर कोई आपकी 1000 रुपये की 501 रुपये की कोई पर्ची काट के चला जाता है कि दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है या कोई बड़ा त्योहार है, और वहां पे आपको इनवाइट नहीं किया जाता, तो आप ये नहीं कहोगे वो पकड़ो अपनी पर्ची लाओ मेरे 1000 रुपया, क्योंकि आपने स्वेच्छा से वस्तु दी, स्वेच्छा से आपने पैसे दिए। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ स्वेच्छा से कार्य किया जाता है, अपनी मर्जी से कोई वस्तु किसी को दी जाती है, तो अगर सेठ जी का गरीबों का झगड़ा होता है तो गरीबों से सेठ जी कंबल वापस नहीं मांग सकते। राजा ब्राह्मण का झगड़ा हो जाता है तो राजा ब्राह्मणों से दी गई धार्मिक गाय वापस नहीं मांग सकते। तो इसीलिए जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान है। कार्य ब्राह्मणों के लिए हुआ, कार्य गरीबों के लिए हुआ, कार्य नेपाल के लिए हुआ, और वो भी दान के रूप में हुआ। हमेशा हमेशा के लिए वस्तु दी गई, अपनी मर्जी से दी गई, स्वेच्छा से दी गई, ये संप्रदान कारक। इसके बाद एक कंडीशन क्या थी, ये तीसरी भी अप्लाई होगी, जो वस्तु स्वेच्छा से किसी को दी जाती है, जिसको वस्तु दी जाती है उसमें संप्रदान कारक है। जैसे गरीबों को कंबल दी गई, ब्राह्मणों को गाय दी गई, ठीक है, नेपाल को आर्थिक मदद दी गई। जो वस्तु पदार्थ रुचिकर लगे, रुचिकर का मतलब अच्छे लगे, मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लड्डू रुचिकर है, आपको भात खाना पसंद करता है उबले हुए चावल, तो आपको ये पसंद आ जाए, अच्छे शब्द आ जाए, रुचिकर, 3 शब्द जहां भी होंगे, एक तो अच्छे, एक पसंद और एक रुचिकर। अगर किसी सेंटेंस में ये 3 शब्द हैं तो आपको ये ध्यान रखना है वो संप्रदान कारक का होगा। क्योंकि जो वस्तु रुचिकर है, लड्डू अच्छे लग रहे हैं, लड्डू रुचिकर है, पनीर की सब्जी अच्छी लग रही है तो पनीर रुचिकर है, ठीक है, या पनीर की सब्जी पसंद है, भात उबले हुए चावल खाना पसंद है, तो जी या कोई शर्ट पसंद है, कोई कपड़ा पसंद है, या कोई खेल है वो आपको पसंद है, तो जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपको अच्छी लगे, जो चीज आपके लिए रुचिकर है, वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों सेंटेंस में, चौथे और पांचवे में ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई। चौथी, जो वस्तु पदार्थ रुचिकर लगे उसमें भी संप्रदान होता है, तो पनीर की सब्जी में संप्रदान है, लड्डू में संप्रदान कारक है। जो वस्तु दान में दी जाए, भिक्षा में दी जाए, जो वस्तु दक्षिणा में दी जाए, भाई मान के चलो मैंने आपको पढ़ाया, आपकी नौकरी लग गई और आपने खुश होकर मुझे एक BMW गाड़ी दे दी, कुछ दिन के बाद में आपकी मेरी बातचीत ही नहीं हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कि सर वो BMW गाड़ी वापस दे दो, क्योंकि आपने दक्षिणा में वो वस्तु दी है मुझे, और दक्षिणा में दी गई वस्तु वापस नहीं मांगी जाती। इसीलिए आपने जो यहाँ पैसे दिए इस बैच को खरीदने के लिए, अब वो पैसे आप वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि जो मैंने अब तक आपको सिखाया है आप उसको वापस नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, दीक्षा, दान, दक्षिणा, भीख, भिक्षा, भेंट, उपहार और गिफ्ट के रूप में जो वस्तु दी जाती है, जिसको दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। तो जिसको दी जाएगी ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, जिसको वस्तु दी जाती है उसमें संप्रदान होगा। क्यों? क्योंकि कई बार खुद वो ये पूछेगा, राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, ये संप्रदान कारक का सेंटेंस है, लेकिन संप्रदान किसमें है? ऑप्शन 1 राजा, ऑप्शन 2 ब्राह्मण, ऑप्शन 3 गाय और ऑप्शन 4 दान। आप में से ज्यादातर बच्चे इसमें दान करके आएंगे, मैक्सिमम बच्चे दान, जबकि राइट आंसर क्या है? ब्राह्मण। जिसको वस्तु दी जाती है, वस्तु किसको दी गई? ब्राह्मणों को दी गई, इसलिए ब्राह्मण में संप्रदान कारक है। अगर ये चौथा कारक समझ में आ गया है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिस भाई का जिस साथी का जो भी डाउट है वो अपना डाउट पूछिए। चलो जी, हरिओम, ऋषभ, राज, मिथिलेश, शक्ति, अलका, यश, भारती, पंकज, जी जी जी, नहीं किसी भी पर्टिकुलर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, सबका सिलेबस यही है जो आप करें। वेरी गुड, सबको क्लियर है? देखो, जब भी आपसे पूछा जाए तो जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों को यस या ओके करना होता है, ठीक है? वेरी गुड, कतई जय गुरु जी, मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, नो डाउट। हाँ, लकी, रघुराज, यादवेंद्र यादव, मुकेश, करण, सत्यम, दीपक, आशीष, अलका, मुकेश, प्रवीण, प्रदीप, यश, दीपक, भारती, सत्यम, संध्या, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अंकित, बबलू, विवेक, आराधना, रघुराज, उमेश, सत्यम, किरण, दिलीप, प्रतीक, मुकेश, अरविंद, संजय, मोनू, धर्मेंद्र, राखी, साक्षी, राम, अजय, किरण, बबलू, यश, भारती, प्रवीण, प्रदीप, यश, विशाल, विपुल, मनीष, जी जी, जिनका नाम नहीं ले पाए दोबारा से लेंगे, ठीक। अब ये तमाम कंडीशन आ गई, जी जी, वेरी गुड, थैंक यू। देखो, आप दुविधा में मत जियो दोस्तों, मैंने क्या कहा, आपने किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बैच खरीदा है। एक तो जब भी मेरा कोई नया बैच आता है मैं ऑलरेडी पोस्टर पे सारी चीज मेंशन करवा देता हूँ कि किस किस चीज के लिए यूजफुल है। ध्यान ये रहे, 2023 में जितने भी एग्जाम होंगे इस भारत के अंदर, किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें जो हिंदी पूछी जाती है वो सारी हिंदी में यहाँ कंप्लीट कराता हूँ 60+ क्लासों में, 50 टॉपिक के साथ, 60 से ज्यादा क्लास, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन और 100 से ज्यादा घंटे में हिंदी पढ़ाता हूँ। अब अंदाजा लगा सकते हो आपका क्या बचेगा। मैं एक तरह से हिंदी स्पेशल का मतलब पता है क्या होता है, जो आप एग्जाम देना जा रहे हो 2023 के अंदर, उसका तो सिलेबस होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप 2023 में कोई और भर्ती आएगी और उसमें आप फॉर्म भरोगे उसका सिलेबस भी यहीं पे होगा।
अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप 50 के 50 उन टॉपिक की नॉलेज जानो। अगर कैपेसिटी कम है पचाने की समझने की तो आप केवल वे ही टॉपिक पढ़े यहाँ पे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। देखो अगर भर्ती आपको होना है तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। स्पेशल बैच में कम से कम 15 से 20 अलग अलग भर्तियों के बच्चे एक साथ इन्वॉल्व होते हैं जो हिंदी स्पेशल का बैच है। इसीलिए मैं कुछ बैच टारगेट करके लाता हूँ। जैसे मेरा एक 26 तारीख से जिसमें मेरी रेगुलर क्लास होगी और कल उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, वो KVS का बैच है। उसकी फीस अलग है, उसकी 1999 फीस है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डीप में गहराई में जाके पढ़ाना होता है। उसमें हिंदी साहित्य पढ़ाना होगा, काव्य शास्त्र पढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पर हिंदी साहित्य का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। ये हिंदी साहित्य यहाँ भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ इतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ UGC नेट वाला हिंदी साहित्य नहीं पढ़ाएंगे। PGT में जिसको भर्ती होना, लेक्चरर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो वाला लिटरेचर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। जो UPSC UPPCS के मेंस में जो हिंदी पूछी जाती है वो नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे। लेकिन वनडे जो एग्जाम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन, वो सारे यहाँ कराएंगे। तो टीचर को पता होता है कि किस भर्ती का सिलेबस क्या है। लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ कि आपने जिस चीज में फार्म भरा है या जिस चीज में आप फार्म आगे भरना चाहते हो, उसका सिलेबस आपके घर पे 3 जगह चिपका होना चाहिए, जहाँ से आप बार बार गुजरते हो। एक तो आपकी उस मेज पे होना चाहिए जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, एक उस दीवार पे होना चाहिए जिस दीवार की तरफ को आपको मुंह करके बैठते हो, और दूसरा एक आपकी जेब में होना चाहिए। ठीक है, आपकी पॉकेट में होना चाहिए, आपके पर्स में वो सिलेबस होना चाहिए। और कोशिश करो उस सिलेबस का जो प्रिंट आप निकालते हो उसको अपने हाथों से लिखो। प्रिंट निकाल के दीवार पे मत चिपकाओ, क्योंकि वक्तम से लिखतम बड़ा होता है। ये बड़े बड़े लोग भी मानते हैं, जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं कि वो अनपढ़ रहे हैं, उनका भी कहना यही है कि वक्तम से लिखतम बड़ा होता है, अर्थात लिख कर चीज ज्यादा दिन तक याद रखी जाती है। तो उस सिलेबस को जिसका आप प्रिंट निकाल रहे हो किसी साइड से, उसको अपने हाथों से लिखो और अपने हाथों से लिखकर उस दीवार पे लगाओ जिस दीवार की तरफ को आप मुंह करके पढ़ते हो। वो काम आपका है। मैंने भी सिलेबस दिया है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो भर्ती होने वाले कैंडिडेट को ही करने होते हैं। इसलिए मेरी बात मान लो, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, क्योंकि मुझे टॉपिक पूरा कराना है तो समझाने में चीजें ज्यादा बर्बाद हो जाता है समय। तो इसीलिए मैंने कई बार बोला आपको खुद पता होना चाहिए आपकी भर्ती का सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट होते हैं, सर हमारा रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, SSC GD का जो एग्जाम है उसकी ऑलरेडी डेट है, आ चुकी है बहुत सारे एग्जामों की। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है बेफालतू है। आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि मुझे रोज अलग अलग टॉपिक से फ्री होना है और मेहनत करके पढ़ना है। वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, ठीक है, पेपर कब होगा, सिलेबस क्या है, इन क्वेश्चनों को कभी किसी से पूछना नहीं है। अगर आपको उस साल भर्ती होना है, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो 2022 में ये, तो 2022 में भर्ती नहीं हो पाओ। अगर 23 में भी आपके क्वेश्चन ये होगा सर हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, फिर क्वेश्चन होगा सर वैकेंसी कब आ रही है, फिर क्वेश्चन होगा सर पोस्ट कितनी है, फिर क्वेश्चन होगा सर पेपर कब होगा। अगर ये 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में किसी साल चल रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ उस साल वो कैंडिडेट भर्ती नहीं होगा, क्योंकि अभी तो केवल एंट्री करना चाह रहा है चीजों में, तो लोग ऑलरेडी अपने आप को तैयार करके बैठे हुए हैं। अब अंदाजा लगा लो आपने कौन सा बैच लिया है। ये इससे पहले इतने बैच आ चुके हैं, तो वो बच्चे भी तो वेट कर रहे हैं कि हमारी भी तो नौकरी लगेगी, तो अपने को तैयार करके बैठे हो, हिंदी से फ्री हो चुके हैं। आपने तो शुरुआत की है, आपका कंपटीशन तो उन लोगों के साथ है जो अपने को तैयार कर चुके हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो कई छोटी मोटी दूसरी नौकरी ले चुके हैं और फिर बड़ी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका काम है केवल और केवल पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 5वां अपादान कारक। अपादान कारक, पहला प्रश्न, पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक में। विभक्तियों की कुल संख्या 7 होती है। पंचमी विभक्ति, परसर्ग, ए अलग होना। ए का प्रयोग करण में भी होता है, लेकिन जब से का प्रयोग अलग होने के लिए करें, पृथक के लिए करें, अलगाव के लिए करें, अलग होना पृथक मतलब अलग होना ही होता है। दूसरी कंडीशन, जिस आधार उत्पत्ति स्थान, जिस आधार उत्पत्ति स्थान है, जिस आधार उत्पत्ति स्थान से कोई वस्तु हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, वहां अपादान कारक होता है। जिससे डर अर्थात, ये मैं इधर लिख लूंगा बाकी दो, जैसे इनके सेंटेंस लिख लेता हूं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, अब दोबारा तो लगेंगे नहीं। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो गई, गंगा हिमालय से अलग हो गई। तीसरा, मोहन घोड़े से गिरा। अब मोहन अलग है, घोड़ा अलग है, लेकिन अगर मोहन के गिरते हुए घोड़े की पूंछ हाथ में आ गई या कान पकड़ लिए और घोड़े के साथ साथ दौड़ते हुए जा रहा है, तो अपादान कारक नहीं होगा। मान के चलो आप तीसरी मंजिल पे रहते हो,
आप तीसरी मंजिल से बाहर ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहते हो, रोड पे आना चाहते हो। जैसे ही आप तीसरी मंजिल के गेट से निकले, सीढ़ियों पे आए, जीने पे आए, आपका पैर स्लिप हो जाता है। जैसे ही आपका पैर स्लिप हुआ तो आप तीसरी मंजिल से दूसरी पे पहली मंजिल पे आके आप रुक गए, तो अपादान कारक नहीं होगा, क्योंकि आपने उन पूरी सीढ़ियों को, उस आधार को छोड़ा नहीं है। जब आप तीसरी मंजिल से लुढ़कना शुरू किए, फिर दूसरी पे आए, पहली पे आके रुक गए, तो अपादान कारक नहीं हुआ। जब आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे, उन सीढ़ियों को जिससे आपने लुढ़कना शुरू किया था, फिसलना शुरू किया था, जहां से गिरना शुरू किया था, जब तक आप उनको नहीं छोड़ देते तब तक अपादान कारक नहीं होगा। अगर मान के चलो आप कुर्सी पे बैठ रहे हो और आपके किसी साथी ने पीछे से कुर्सी निकाली, कुर्सी अलग है और आप अलग हो, तो अपादान कारक। लेकिन अगर आपका कुर्सी से कोई भी टच है, कुर्सी से कोई भी संबंध है, हाथ लगा हुआ है, पैर लगा हुआ है, आपके पैर से टच हो रही है कुर्सी, तो अपादान कारक नहीं होगा। अपादान कारक वहां होता है जहां पूर्णतः अलगाव हो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब जहां पत्ते जिस टहनी में लगे हुए हैं, उस टहनी से वो पत्ता अलग हो चुका है, तो अपादान कारक है। चाहे वो उस टहनी पर या पेड़ के अंदर ही रुक जाए, पेड़ से नीचे ना आए जमीन पे, लेकिन उसने अपने जन्म स्थान को छोड़ दिया है जहाँ पे लगा हुआ था। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर ये हिमालय है, ये बर्फ जमी हुई है, सूरज निकल गया, बर्फ का पिघलना शुरू हो गया और ये पानी पहुंच गया कुछ समय के बाद में समुद्र में। अब इस पानी का इस हिमालय से कोई संबंध नहीं है, ये अलग हो गया। ये तो हिमालय था, तो ये बर्फ थी, ये पिघलना शुरू हुआ पानी के रूप में, तो इस पानी का इस हिमालय से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये अलग हो गया। इसलिए क्या कहलाता है, ये अपादान कारक। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जिसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, कारक उसमें होता है। तो यहाँ से लगा हुआ है पेड़ के साथ, यहाँ से लगा हिमालय के साथ, और यहाँ से लगा है घोड़े के साथ। अब आपसे पूछेगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है, लेकिन अपादान किसमें है? ऑप्शन 1 पेड़, ऑप्शन 2 पत्ते, ऑप्शन 3 गिरना, ऑप्शन 4 सभी। इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा, तो आप क्या कहोगे? अपादान कारक पेड़ में। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान है। पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से। गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से। मोहन किससे अलग हो रहा है? घोड़े से। तो यहाँ घोड़े में, हिमालय में, पेड़ में अपादान कारक है, और चूंकि यहाँ वस्तु का अलग होना पाया जा रहा है, इसलिए तीनों ही सेंटेंस किसके हैं? अपादान कारक के। जब से का प्रयोग अलग होने की सेंस में हो तो अपादान, और जब से का प्रयोग किसी के साथ साधन के रूप में हो, जैसे पेड़ से, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है, तो जो कुल्हाड़ी है वहां करण कारक है, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ है वो अपादान कारक है। तो जब भी से का प्रयोग साधन के लिए हो तो करण कारक, और जब से का प्रयोग किसी से अलग होने के लिए किया जाए तो उसको कहते हैं अपादान कारक। तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन, जिससे डर लगता हो, अपादान कारक। जिससे रक्षा की जाए, अपादान कारक। जिससे रक्षा की जाए, जिससे प्रेम किया जाए, अपादान कारक। जिससे तुलना की जाए, अपादान कारक। सातवां, जिससे लज्जाया जाए, जिससे शर्माया जाए, जिससे शर्माया जाए, जिससे शर्माया जाए, जिस तिथि, दिन, महीने, वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाए, वो क्या कहलाते हैं? अपादान कारक। जिससे डर लगे, लड़कियां चूहे से डरती है, लड़के नहीं डरती, लड़कियां डरती। आप मेरी शेर से रक्षा करो, यहाँ शेर से रक्षा होने की बात हो रही है। जिससे प्रेम किया जाए, शहर की लड़कियां कुत्तों से प्रेम करती है, गांव की गाय भैंस से प्रेम करती है। जिससे तुलना की जाए, राधा मीरा से अधिक बुद्धिमान है। जिससे लज्जाया जाए, सीता अपने ससुर से लज्जाती है। जिससे शर्माया जाए, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं।
भारत बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच 22/12/2022 बृहस्पतिवार दिसंबर 2022 को आरंभ हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कंडीशन है और ये उनके एग्जाम्पल है। अप्लाई कीजिए चीजों को फटाफट। जिससे डर लगे, लड़कियां चूहे से डरती है। एक तो इसमें से, इसमें भी यहाँ से, इसमें भी से, ठीक, इसमें से का प्रयोग नहीं हुआ। तो जिसके साथ कारक चिन्ह होता है, कारक उसमें होता है। से किसके साथ लगा है? चूहे के। से किसके साथ है? शेर। से है कुत्ते के साथ, से है मीरा के साथ। तो यहाँ मीरा में, कुत्ते में, शेर में, चूहे में अपादान कारक है। अगर आपको कारक की डेफिनेशन भूल गए आप, अपादान कारक की, या ये कंडीशन भूल गए, तो आपको ध्यान रखना कारक चिन्ह जिसके साथ लगा होता है, कारक उसी में होता है। वो ये कहेगा लड़कियां चूहे से डरती है, इसमें अपादान कारक है। लेकिन अपादान किसमें है? ऑप्शन 1 लड़की, ऑप्शन 2 चूहे, ऑप्शन 3 डरना, ऑप्शन 4 सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 चूहे में, क्योंकि डर चूहे से लगता है। जिससे डर लगता है उसमें अपादान है, जिससे रक्षा की जाए उसमें अपादान है। रक्षा किससे की कर रहे हैं? शेर से कर रहे हैं, ठीक है। शहर की लड़कियां कुत्तों से प्रेम करती है, जिससे प्रेम किया जाए, जिससे तुलना की जाए। राधा मीरा से अधिक बुद्धिमान है, तो तुलना किससे हो रही है? मीरा से। तो बुद्धिमान तो राधा ज्यादा है, लेकिन तुलना तो मीरा से हो रही है ना। तो जिससे तुलना हो, तो यहाँ मीरा में अपादान है। सीता अपने ससुर से लज जाती है, तो ससुर में अपादान है। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, घर पे कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए, छोटे बच्चे शर्मा के रसोई में भाग जाते हैं, छत पे भाग जाते हैं, तो अपरिचितों में अपादान है। जिस दिन से, जिस तिथि से कार्य आरंभ हो, जिस तिथि से, जिस दिन से, महीने से, वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाए, तो वो भी क्या कहलाता है दोस्तों? अपादान कारक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ तिथि दे दी, दिन दे दिया, महीना दे दिया, साल दे दी, तो जिस तिथि से, महीने से कार्य का आरंभ होना पाया जाए, वो कहलाता है अपादान कारक। अगर ये अपादान कारक की तमाम कंडीशन समझ में आ गई है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद 6 पढ़ेंगे हम, संबंध कारक करेंगे। अभी टाइम है नहीं 9:30 तक है। क्योंकि अगली 15 मिनट और ये 15 मिनट, उसमें आराम से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। परसर्ग कौन सा है? का, के, टी, रे, रा और री। कंडीशन क्या है? जहां संज्ञा या प्रनाम के साथ संबंध प्रकट हो। दूसरा, जहां सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध बताया जाए। जैसे यशोदा माता जी, यशोदा श्री कृष्ण की माता जी है। दशरथ राम के पिता हैं। यह है मेरा भाई है, वे मेरे छात्र रहे हैं। वह पुस्तक किसकी है? ये 5 सेंटेंस है, 2 कंडीशन है। संज्ञा कहते हैं नाउन को और सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को। नाउन का नाउन के साथ या फिर नाउन का प्रोनाउन के साथ संबंध।
प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ या प्रोनाउन का नाउन के साथ जो संबंध को बताता है उसको संबंध कारक कहते हैं। कारक चिन्ह का प्रयोग होता है का, के, की का। यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वो की है, यहाँ पे के है, यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है। मैंने जानबूझ के प्रयोग नहीं किया। जरूरी नहीं यहाँ पर हर सेंटेंस को कारक चिन्ह से पहचान लोगे, वो तो पुराना ट्रेंड है। वो तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है कारक का, जहाँ कारक चिन्ह दिए होते हैं और सेंटेंस में पूछ ले कौन सा कारक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि तो जब की का प्रयोग हुआ है तो आसानी से पहचाने लेंगे कि यहाँ श्री कृष्ण में संबंध कारक है, यहाँ राम में संबंध कारक है और यहाँ पे पुस्तक में संबंध कारक है, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये रहा का, के और की का प्रयोग या रे, रा, री का प्रयोग। अब इसमें क्या है, इसमें रा है, इसमें रे है। क्लियर? तो इसको हम रा और रे से पहचान लेंगे। ये रहा रा और ये रहा री और रे। तो यहाँ ये तो आप कारक चिन्हों से पहचानो का, के, की, रे, रा, री। या फिर आप प्यारे दोस्तों कंडीशन अप्लाई करो। ये सोदा संज्ञा है, श्री कृष्ण संज्ञा है, संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध, और वो संबंध क्या है, माता का। संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध, दशरथ संज्ञा है, राम संज्ञा है, कौन सा संबंध, पिता पुत्र का। यहाँ सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध, यहाँ सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध, यहाँ संज्ञा का, यहाँ सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध, यहाँ सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध, यहाँ सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध। इसका ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है। क्लियर? तो जहां संज्ञा का संज्ञा के साथ, संज्ञा का सर्वनाम के साथ, या सर्वनाम का सर्वनाम के साथ, या सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध बताया जाए वो संबंध कारक होता है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्या कहलाए हमारे, संबंध कारक। समझ में अगर आगे हो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो विभक्ति है वो होती है सप्तमी विभक्ति। एक क्वेश्चन तो बना हमारा, सप्तमी विभक्ति है। जो कारक चिन्ह है इसमें, जिसको हम परसर्ग कहते हैं, वो होते हैं में, पे और पर। इन तीन कारक चिन्ह का हम प्रयोग अधिकरण कारक में करते हैं। जिस स्थान पर कार्य संपन्न होता है, जिस स्थान पर कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, उसे आधार कहते हैं। ये आधार ही अधिकरण कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। दूसरा, आधार अर्थात अधिकरण, आधार अर्थात अधिकरण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है कालाधिकरण, कालाधिकरण, और दूसरा होता है स्थानाधिकरण, स्थानाधिकरण। जो कालाधिकरण होता है, आपको ये ध्यान रखना है, जो कालाधिकरण होता है उसे जैसे दिन, सुबह, प्रातः, रात, शाम, संध्या, सोमवार, मिनट, सेकंड, मिनट, सेकंड, घंटे, रात्रि, आज, कल, प्रतिदिन आदि, ये सब काल को बताते हैं। जो स्थानाधिकरण होता है, छत, मेज, सड़क, पुस्तक, कुर्सी, पेड़ आदि, कोई भी स्थान, तो ये कालाधिकरण और क्या है, स्थानाधिकरण। तो अगर हम इन काल का आधार लेके वहां पे कोई कार्य संपन्न करेंगे तो वो कालाधिकरण कहलाएंगे, और जिस स्थान पे करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्थानाधिकरण। सेंटेंस से समझो चीजों को। क्या है सेंटेंस? है हमारा, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, ये काल का आधार ले लिया। आप रजिस्टर पर हिंदी लिखते हो, ये स्थान का आधार ले लिया। तो ये कहलाया आपका कालाधिकरण, काल को आधार बनाया। और ये कहलाया आपका स्थानाधिकरण, स्थान को आधार बनाया। इसमें स्थान क्या है, रजिस्टर, जहां पर कार्य संपन्न हो रहे हैं, और इसमें क्या है, काल, मिनट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शिक्षक बोर्ड पर लिखता है, आप डायरी में नोट करते हो। पक्षी
पेड़ पर बैठे हैं। मैं गांव में रहता हूँ। वह अगले साल आएगा। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने पर का प्रयोग किया है। इसमें देखो, इसमें में, पर, में, इसमें मैंने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। जब कारक चिन्ह में पे पर आ रहा है तो ये अधिकरण कारक के सेंटेंस होंगे, एक पॉइंट। और दूसरा अधिकरण किसमें है? मिनट में, रजिस्टर में, बोर्ड में, डायरी में, पेड़ में, गांव में और अगले साल में। तो ये अगले साल आएगा, तो ये साल क्या है? काल को बता रहे हैं। ये गांव क्या स्थान है, पेड़ क्या स्थान है, डायरी स्थान है, बोर्ड स्थान है, रजिस्टर स्थान है, मिनट काल है। अगर आप इनमें से किसी भी शब्द का वह सुबह को पढ़ता है, ठीक है, आप दिन भर पढ़ते रहते हो। मैं प्रातः को जल्दी उठ जाता हूँ, रात को दूध पीकर सोता हूँ, तो मैंने यहाँ रात का, प्रातः का, सुबह का, दिन का, शाम का, संध्या का। काल का मतलब समय। अगर मैं समय का आधार लेके कार्य कर रहा हूँ तो वो कालाधिकरण है, और मैं किसी स्थान पर कार्य कर रहा हूँ तो वह स्थानाधिकरण है। मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, आप छत पर बैठकर पढ़ते हो, सड़क पर कई लड़के खड़े हैं, ठीक है, पुस्तक के ऊपर पेन रखा है, आप कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, पेड़ पर चिड़िया ने घर बना लिया, तो वो सब क्या है? स्थान हो गए उनके। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जहां हम स्थान को के आधार पर कार्य कर रहे हो। ये स्मार्ट बोर्ड मेरा आधार है, आपका आधार कार्य करने का रजिस्टर है, आप जिस चीज पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी आपका आधार है। तो ये था हमारा अधिकरण कारक। अगर समझ में आ गया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। लास्ट है संबोधन। लास्ट कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। इसका जो कारक चिन्ह होता है संबोधन कारक में, एक तो आपको ध्यान रखना है प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। इसके जो प्रसर्ग हैं वो प्रसर्ग इसके क्या होते हैं? हे, ए, अरे और हेलो, ये सब क्या है? इसके सारे प्रसर्ग हैं। क्लियर? संबोधन कहाँ होता है? प्रथमा विभक्ति क्यों होती है ये मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि संबोधन कहते हैं किसी को बुलाने। जब कर्ता द्वारा किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, स्मरण किया जाए था याद किया जाए, स्तुति हो, स्तुति प्रार्थना की जाए, या किसी पर चिल्लाया जाए, तो ये सब संबोधन कहलाते हैं। दूसरा, जहां विषम्य बोधक चिन्ह, कौन सा? ये वाला, या संबोधन बोधक चिन्ह, कौन सा चिन्ह? ये वाला चिन्ह का प्रयोग हो, वो भी क्या कहलाता है? संबोधन कारक कहलाता है। कैसे? जैसे हे बच्चों, आप सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाए। तो ये संबोधन कर दिया मैंने आपको। हे भगवान, हम सब सफलता को प्राप्त करें। ऐसे ही अजी, आप तो सुनते ही नहीं हो, केवल लिखते रहते हो। तो आपको ध्यान रखना है, हमें कुछ नहीं करना है, संबोधनों को पहचानना सबसे आसान है। ये चिन्ह मिलेगा, बिना इस चिन्ह के संबोधन हो ही नहीं सकता। इसी को विषम्य बोधक चिन्ह कहते हैं, संबोधन बोधक चिन्ह कहते हैं। जहां भी सेंटेंस में दिखाई दिया आंखें बंद संबोधन कारक, और वो शब्द क्या कहलाएगा? विषम्य बोधक अव्यय। क्लियर? तो ये सारे सेंटेंस ही, अरे इधर आओ, ओ बाहर जाओ, ठीक है, अजी आपको बुला रहे हैं, तो ये जो हम हे के बाद में, जब हम हे के बाद में, जब हम अरे के बाद में, जब हेलो के बाद में, जब हम यहाँ अजी के बाद में, जब हम ये चिन्ह लगा देंगे तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा? संबोधन कारक का सेंटेंस बन जाएगा। कारक और समास दोनों टॉपिक हो गए हैं कंप्लीट। कल नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मेरा एक बैच आ रहा है केवीएस के रिगार्डिंग। अगर आपको टीचर की तैयारी करनी है केवीएस टीजीटी पीजीटी की, तो वो बैच है 26 तारीख से मैं लाइव रहूंगा, और उसमें कल से रजिस्ट्रेशन है 23 तारीख से। अगर आपके घर पे कोई टीचर बनना चाहता है, रिश्तेदार में, मोहल्ले में, पड़ोस में, तो आप उसको जरूर बताइए। अपने आप में किसी एक भर्ती को टारगेट करके मेरा पहला बैच है।